चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, अपना जो पहला यूनिट था चार्ज से रिलेटेड, उससे फील्ड से रिलेटेड, तो अपन यहाँ पर गॉस लॉ अपना कंप्लीट कर चुके थे और दो पैरेलल प्लेट के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, किस डायरेक्शन में रहती है, कैसे बाउंडेड रहती है, उस चीज के बारे में भी अपन डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, अपना जो अब लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर जो रहेगा ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। इसके अंदर और भी कई चीजें रहती है जो आपको बुक के थ्रू समझनी होगी। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चार्जिंग ऑफ स्फीयर। ठीक है, यानी कि आपके पास में एक स्फीयर रहेगा, उसको आपने क्या कर रखा है, पूरी तरीके से चार्ज कर रखा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उस स्फीयर से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाएंगे, कुछ आर डिस्टेंस के ऊपर, वहां पर अपनी गॉसियन सरफेस बनाएंगे और उस पर्टिकुलर आर डिस्टेंस के ऊपर अपन फाइंड आउट करेंगे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, फिर ऐसे ही क्या करेंगे, वो जो स्फीयर रहेगा उसके अंदर की तरफ आएंगे, अपन अंदर की तरफ एक सर्कल लेंगे, अपन उसके आसपास देखेंगे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अपने को यहाँ क्या करना है कि सर जो स्फीयर रहेगा उससे रिलेटेड उसके अंदर या बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो अपने को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो आप जैसे कि हेडिंग देख सकते हैं, हेडिंग क्या लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, स्फीयर क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, उसके अंदर दो टाइप के स्फीयर रहेंगे, एक रहेगा अपना जैसे होलो स्फीयर और एक रहेगा अपने पास में सॉलिड स्फीयर। क्लियर? अभी जब देखिए, होलो स्फीयर में भी दो कंडीशन लेनी है, एक अपने को लेनी कंडक्टिंग के लिए और एक लेनी नॉन कंडक्टिंग के लिए। सॉलिड में भी सेम लेना है, कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए। अब रही बात कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग क्या होता है, तो देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये आपके पास में एक स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है होलो। ये चीज आपको समझ में आ गई, ये आपका स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है, ये होलो स्फीयर है। ठीक है, यहां पर अपन बना देते हैं एक सॉलिड स्फीयर, ये आपका सॉलिड स्फीयर है। ठीक, अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि कंडक्टिंग अगर मेरा स्फीयर है, तो इसका मतलब क्या होगा, कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर की तरफ क्या आ जाना, चार्ज आ जाना। ठीक है, कंडक्टिंग की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ऐसे इसके ऊपर की तरफ क्या है, प्लस चार्ज है। क्लियर है, ये हो गया कंडक्टिंग सरफेस। सेम कंडीशन सॉलिड स्फीयर की रहेगी, अगर ये कंडक्टिंग है तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर की तरफ चार्ज है, अंदर ये पूरी तरीके से न्यूट्रल है और इसके ऊपर ऊपर खाली क्या है, कोई चार्ज रखा हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर मैं बात करूं नॉन कंडक्टिंग की, किसकी बात कर रहे हैं अभी अपन, नॉन कंडक्टिंग की। तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये होता है कि उसके अंदर की तरफ जो है चार्ज रुका हुआ है। ठीक है, देखिए अब ये देखिए होलो स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो वो तो आपको समझ में आएगा कंडक्टिंग कैसे। अब नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, ये जो होलो स्फीयर था कुछ थिकनेस तो होगी इसकी, तो इसके अंदर की तरफ चार्ज रहता है। ये चीज आपको समझ में आ गई, क्लियर? और अगर ये कंडक्टिंग होता तो इसके बाहर की तरफ चार्ज होता। ये चीज आपको क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि जो होलो स्फीयर है इसके लिए कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग दोनों केस में क्या होता है कि जो चार्ज है वो इसके इस वाले पोर्शन में ही रहता है। देख रहे हो आप, हल्का सा बाहर चलेगा, इसमें हल्का सा बिल्कुल माइन्यूट सा फर्क रहता है। ये इस मतलब कंडक्टिंग सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं, अगर होलो स्फीयर है और इसके अंदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग की अगर अपन बात करते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन अपन निकालने जाएंगे तो दोनों के लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा सेम निकल के आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ज्यादा डिफर नहीं कर रहा है। मगर अगर सॉलिड स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड स्फीयर में अगर कंडक्टिंग की अगर अपन बात करते हैं तो कंडक्टिंग में क्या होता है, इसके सरफेस के ऊपर क्या चार्ज है, देख रहे हो आप। ठीक है, सरफेस के ऊपर चार्ज है। देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो होलो स्फीयर में भी बाहर की तरफ चार्ज था, इसमें भी बाहर की तरफ चार्ज है, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उन चार्ज की वजह से ही रहती है, बाहर वाले चार्जों की वजह से, वो इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगी मटेरियल के ऊपर। यानी कि यहां से अपने को एक चीज क्लियर हो रही है कि होलो स्फीयर में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के लिए एक फॉर्मूला बनेगा, सॉलिड स्फीयर में जो कंडक्टिंग के लिए फॉर्मूला बनेगा वो इन दोनों फॉर्मूले के एक के सेम रहेगा। यानी कि होलो स्फीयर के अंदर कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर का कंडक्टिंग, इन तीनों के लिए जो अपन फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो एक ही रहेगा। एक क्यों रहेगा, डायग्राम से देख सकते हैं कि इसके बाहर की तरफ चार्ज है और इसमें भी अगर नॉन कंडक्टिंग की बात करो तो हल्का सा अंदर जाता है, ज्यादा डिफर नहीं करता है, और यहाँ पर कंडक्टिंग में बाहर की तरफ चार्ज रहता है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो किसकी वजह से रहेगी, इन चार्जेस की वजह से रहेगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई? अब देखिए सॉलिड स्फीयर में अगर मैं बात करूँ इसकी कंडक्टिंग की, सॉलिड स्फीयर में अगर कंडक्टिंग की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो कंडक्टिंग का मतलब सॉरी नॉन कंडक्टिंग की अगर मैं बात करता हूं तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, इसके अंदर की तरफ चार्ज आ जाएगा, यानी कि चार्ज इसके अंदर है। ठीक, जैसे ही चार्ज अंदर आ गया तो अब ये केस डिफर कर गया इससे, तो यानी कि अपने को जो फॉर्मूला डिराइव करना है वो नॉन कंडक्टिंग के लिए सेपरेटेड रहेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज अब इस स्फीयर के अंदर है, तो अपने को देखना पड़ेगा कि इससे आर डिस्टेंस पे कितना है, इसके अंदर की तरफ कितना है, वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड बात। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था, तो आप देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं केस वन। अपना केस वन क्या बोलता है कि होलो स्फीयर अपना, ठीक है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए सेम यूज करेंगे और सॉलिड स्फीयर
कंडक्टिंग वाला, ये नहीं तीनों के लिए अपन जो डेरिवेशन करेंगे वो एक ही रहेगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, आप इसको बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इतना कोई टफ एंड रफ काम नहीं है। अपन बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर चुके हैं, फ्लक्स डिस्कस कर चुके हैं, गॉसियन सरफेस डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये और आप इजीली वे में समझ पाओगे। देखिए तो यहाँ क्या कर रहा है, वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर बना रखा है, ये चार्ज दे रखा है। ठीक है, स्फीयर है यानी कि स्फीयर होगा तो स्फीयर का क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। अब चार्ज देखिए कैसा है, बहुत सारा यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो आपके दिमाग में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आते से ही क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो लगेगा क्या लगेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पढ़ते से ही अपने पहले तीन चीज देखी थी, याद है आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी। सरफेस की बात हो रही है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाएंगे एस कॉमन एस। ठीक, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये एक r रेडियस का कोई स्फीयर था जिसके ऊपर क्या था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, और केपी स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर क्या करा आपने, गॉसियन सरफेस ली, ये भी स्फेरिकली ली। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को कि इस गॉसियन सरफेस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो अपने को निकालना है। ये चीज क्लियर है। तो पहला जो केस ले रहे हैं अपन, कौन सा ले रहे हैं, आउटसाइड वाला। आउटसाइड का मतलब क्या है कि कैपिटल R जो रहेगा वो बड़ा रहेगा स्मॉल r से, तभी अपन बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए इधर देखिए, यहाँ पर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज मेरे दिमाग में आया तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, सिग्मा से। इसका मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज अपन में क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया, यहाँ लिख देते हैं अपन सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, इनसाइड वाला, तो यहाँ इनसाइड लिख सकते हैं अपन। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसकी क्यू इनसाइड की, ठीक है, तो क्यू इनसाइड मेरे पास में क्या हो जाएगा, सिग्मा और इनटू सरफेस एरिया। अब ये जो सरफेस एरिया होता है इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अच्छा अब रही बात इसकी कि यहाँ पर सरफेस एरिया कौन सा लिखेंगे अपन, ये बड़ा वाला तो लिखेंगे नहीं क्योंकि इसके ऊपर चार्ज थोड़ी ना है, चार्ज किसके ऊपर है, इस छोटे वाले के ऊपर है ना, तो ये वाला लिखेंगे। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ये चीज क्लियर है। अब मैंने क्या बोला था कि अगर चार्ज बहुत सारा दिखे तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को, क्या करना है, थोड़ा सी चार्ज के लिए निकाल लो और बाकी इंटीग्रेशन में डाल दो, इंटीग्रेशन की मशीन में, वो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करना है मेरे को, अब मुझे पता है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ होगी, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते। मैंने क्या करा, ये जो अब एरिया भी कंसीडर करना है तो किसके ऊपर करोगे, गॉसियन सरफेस के ऊपर एरिया कंसीडर करते। तो यहाँ क्या करा मैंने, एक छोटा सा एरिया का एलिमेंट कट करा। ठीक है, सरफेस एरिया का छोटा सा एलिमेंट कट करा। अब मुझे पता है प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी कैसी रहेगी, ऐसी बाहर की तरफ रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक, अब इसका एरिया वेक्टर बनो तो एरिया वेक्टर भी कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। ये चीज क्लियर है। यानी कि अगर मैं बात करूं, ए की डायरेक्शन भी ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये है, यानी कि थीटा है कितना इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर छोटा सा एरिया निकाल लिया, ठीक है, इसको डीए ले लेते हैं अपन क्योंकि छोटा सा एरिया है। ये चीज क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया से रिलेटेड कितना फ्लक्स होगा, ठीक है, तो यहां क्या लिखता हूं मैं, फ्लक्स रिलेटेड टू डीए एरिया। ठीक है, कितना हो जाएगा, छोटा सा एरिया तो छोटा सा फ्लक्स होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं डी फाइव इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा अपने को पता है, ई डॉट डीए कॉस थीटा, कॉस कितना 0 डिग्री। ये चीज क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, बड़ा निकालना है इसके अंदर, तो बड़ा निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट बोथ दी साइड, यानी कि दोनों साइड को क्या कर दो अपन, इंटीग्रेट कर देते। तो यहाँ क्या हो जाएगा d5 और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास में e डॉट d है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब छोटे छोटे d5 मिलके क्या देंगे मेरे को, बड़ा वाला फाइल देंगे, यानी क्या लिख सकता हूं मैं, क्या फाई टोटल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है तो इसको अपन बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए छोटे छोटे डीए मिलके बड़ा ए दे देंगे मुझे, तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ, किसी को डाउट है इसमें, नहीं होगा। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर ए की अगर मैं बात करूँ तो ए क्या लिखेंगे, यहाँ पर सरफेस एरिया की बात करूँ तो सरफेस एरिया लेना पड़ेगा अपने को। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर, फाई टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, ई डॉट, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, 4 पाई आर का स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एरिया भी कौन सा लेना है, जिसके ऊपर चार्ज है, ये वाला लेंगे क्या, गलत। यहाँ पर जो एरिया आएगा कौन सा आएगा, अब आएगा अपने पास में स्मॉल आर वाला। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो डीए एलिमेंट अपने कट करा वो इसकी बात कर रहे हैं ना अपन, वहां पर आर क्यों लिया था आपने, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर था, मगर यहाँ पर ए की जगह अपन स्मॉल आर क्यों लिया है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं इस वाले के लिए। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, ये डाउट रहता है अधिकतर बच्चों को, कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा इसमें। ठीक है, तो ये चीज हमने को ध्यान रखनी है कि किस वाले स्फीयर की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए ई इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है
उसके अंदर जो एरिया लिया आपने वो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, क्योंकि फ्लक्स इसी से रिलेटेड निकाल रहे हैं अपन, तो यहाँ पर अपने को स्मॉल r स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये चीज आपको क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं अपन। देखिए ये हो गया। अब अपना जो गॉस लॉ बोल के गया था, क्या? बाय गॉस लॉ, ठीक है। अब जो गॉस भाई साहब थे अपने, वो क्या बोल के गए? तो जो फाई है उसका मतलब क्या होता है? जो टोटल फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा? 1/ε टाइम्स, ठीक है, ऑफ द क्यू इनसाइड, यही था। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं? क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E डॉट 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। यहां तक आप सभी को क्लियर है? ये चीज आपको दिख भी रही होगी। चलिए अब अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इस वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। इधर देखिए, अब ये हो गया Q इनसाइड। अब Q इनसाइड अपने कितना रखा था वो? तो Q इनसाइड की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। यहां पर कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट 4 पाई R स्क्वायर। यहां से क्या कट रहा है? देखिए 4 पाई से 4 पाई को काट सकता हूं मैं। अब यहां से मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई है वो कितनी निकल के आई है मेरे पास में? चलिए अपन देख लेते हैं। ये आ जाएगी मेरे पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो ये अपना क्या निकल के आ गया? एक फॉर्मूला निकल के आ गया है कि अगर अपने पास में होलर स्फीयर है, ठीक, वो कैसा है? कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, कैसे भी नेचर का हो, या फिर सॉलिड स्फीयर है, वो कैसे नेचर का होना चाहिए? कंडक्टिंग नेचर का होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो कितनी रहेगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये R के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और अपने पास में क्या दे रखा है यहाँ पर? चलिए ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल R स्क्वायर के, और स्मॉल r स्क्वायर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगर ये जो अपना जो यहाँ पर टोटल चार्ज है, ये अपने क्या दे रखा है? इस सिग्मा के फॉर्म में दे रखा है। अगर मैं बोलूं कि टोटल चार्ज ही मेरे पास में क्यू है, तो उससे रिलेटेड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो अपन देखेंगे, और इससे रिलेटेड ग्राफ देखेंगे इनसाइड वाली कंडीशन पढ़ने के बाद में, ठीक है। चलिए यहाँ जगह दिख रही है इस पे? हाँ चलिए मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अगर अपन सपोज करते हैं, ठीक है, सपोज टोटल चार्ज इज क्यू, ठीक है, यही लिख देते हैं अपन, ठीक है। चलिए यहाँ अपन लिख देते, इसको अपन ब्रैकेट में बना लेते हैं, स्मॉल r स्क्वायर। अब यहां लिखता हूं मैं, सपोज टोटल चार्ज इज Q। अगर टोटल चार्ज Q है तो ये फॉर्मूला अपना क्या है? ये वाला फॉर्मूला, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां ऐसा लिख सकता हूं क्या? Q टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये इनसाइड वाला ही टोटल है, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? E नॉट डॉट 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको, हाँ चलिए दिख रही है, थोड़ा सा और लिख देते हैं अपन। तो यहाँ से अगर E की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो इधर निकाल लेते हैं अपन। E की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में? यहाँ पर कितना आ जाएगा? E निकालना चाहेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास में? QT, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास में? 4 पाई R स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक E की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। एक और चीज की अगर बात करूँ थोड़ा सा, चलो दिख रहा है यहाँ, अगर मैं लिखता हूँ इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखते तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q टोटल अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको समझ पड़ गई है, ठीक है। ये चीज अपने को देखना है। ये अपना जो था, अगर Q टोटल मानते हैं अपन तो ये अपना एग्जैक्ट आंसर रहेगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से। मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि वहां जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया है। E निकल के आया अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q टोटल अपॉन में R स्क्वायर। Q टोटल भी कौन सा वाला है? इनसाइड वाला, यहाँ पर लिख देते हैं इनसाइड, ठीक है। तो ये चीज को आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट जाता हूँ ताकि आपको क्लियर वे में दिख जाए। आप समझ गए? ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अपन अब बात करेंगे कौन से वाले? आउटसाइड केस की बात अपन बात कर चुके हैं, बात करते हैं अपन इनसाइड केस की, ठीक है। चलिए देखिए, इनसाइड केस में कुछ नहीं करना है। अब अपना वही स्फीयर है चार्ज वाला। अब गॉसियन सरफेस को अपने को स्फीयर के अंदर कंसीडर करना है, ठीक है। नॉर्मल बेसिक वे में बॉल ले रखी है अपने, फुटबॉल ले रखी है, फुटबॉल के ऊपर चार्ज दे रखा है, एक बार बाहर निकाल लिया और एक बार अंदर की तरफ निकालना चाहेंगे कितना क्या चार्ज है उसके अंदर वजह से, ठीक है। चलिए इधर देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। आप देखिए यहाँ अगर मैं बात करूं तो गॉसियन जो सरफेस है, ठीक है, तो ये अपन क्या बोल सकते हैं? देयर इज नो चार्ज inside the Gaussian surface, ठीक है। दिख रहा है कि चार्ज आपको अंदर की तरफ? नहीं दिख रहा है ना। इधर देखिए, चार्ज तो बाहर की तरफ है, Gaussian surface यहाँ कंसीडर करिए। Gaussian surface के अंदर की तरफ चार्ज है क्या?
बिल्कुल भी चार्ज नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब भाई अपने क्या करना है, छोटा सा एलिमेंट कट कर दो यहाँ पर, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा अपने पास में, आगे की तरफ क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, ये चीज क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूं तो ये प्लस की वजह से अंदर की तरफ होनी चाहिए, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं अपन, ये चीज क्लियर हो गई। यानी कि अपना एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। थीटा कितना बन गया, 180 डिग्री, ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए अब इस एरिया से रिलेटेड फ्लक्स की अगर बात करूं तो फ्लक्स मेरे पास में कितना निकल के आ जाएगा, फाई टी डायरेक्ट लिख देते अपन, E डॉट dA और cos 180 डिग्री, cos 180 कितना होता है, माइनस का 1, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पर माइनस का E डॉट dA। अब ये जो QT होता है, गॉसियन जो गॉस लॉ था क्या बोल के गया था कि किसी भी एरिया से रिलेटेड जो फ्लक्स रहता है, वो जो क्लोज सरफेस रहती है उसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है, अपना जितना भी चार्ज प्रेजेंट रहता है उसको अपन एप्सिलॉन टाइम्स 1/एप्सिलॉन टाइम्स लिख दो उसके इक्विवेलेंट, तो वो अपने को क्या दे देता है, टोटल फ्लक्स निकल के दे देता है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और अपने को पता है कि जो Q इनसाइड है वो कितना है, 0 है, कि गॉसियन सरफेस के अंदर की बात होती है ना, गॉसियन सरफेस की बात अगर अपन कर रहे हैं तो उसके अंदर तो 0 चार्ज है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dA। यानी कि यहाँ से निकल के आया मेरे पास में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। यानी कि ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि जो कंडक्टिंग स्फीयर रहता है उसके अंदर की तरफ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो क्या रहती है, 0 रहती है। अब देखिए बताता हूँ कैसे 0 रहती है, ये पॉजिटिव है, इधर से इधर भेजेगा, ये पॉजिटिव, ये भी इधर भेजेगा, और मैंने क्या बोला था, फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, यानी कि इधर उधर भटके एक दूसरे में मर्ज नहीं होने वाली, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही नहीं है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी अपने पास में, 0 एग्जैक्ट निकल के आ जाएगी। चीज क्लियर है। चलिए अब अपन बात करते हैं ग्राफ की, ठीक है। ग्राफ भी किसके बीच में बात करनी है अपने को, जो स्फीयर रहता है अपना, ग्राफ E वर्सेस R का, ठीक है। ये अपने को ग्राफ की बात करनी। देखिए ग्राफ बनाने के लिए सिंपल वे, एक एक्सिस लीजिए, एक और एक्सिस ये ले लीजिए, ये चीज क्लियर है। चलिए अब ग्राफ बनाना तो यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पर अपना एक स्फीयर बना लीजिए, ठीक है। कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर अपना, ये चीज क्लियर है, ये अपना सेंटर हो गया, ठीक। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस वाली, ठीक है, एक रैंडम नाम दे दिया आपने। अब देखिए अपने को क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है अंदर की अगर बात करें, अंदर के अंदर पूरी तरफ 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू निकल के वो एग्जैक्ट 0 निकल के आई है, डिपेंडेंट है नहीं कहीं के ऊपर भी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ इसके सरफेस से एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे डैश वाली, तो यानी कि मुझे पता है कि यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये वाला जो पोर्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, और ये वाला किसको बता रहा है, रेडियस को। यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन किसके लिए होगी, इनसाइड वाले के लिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो कंडीशन रहेगी वो किसके लिए रहेगी, आउटसाइड वाले के लिए रहेगी, ठीक है। अब आउटसाइड के लिए अभी अपने फॉर्मूला देखा था, आउटसाइड के अंदर क्या था, जो E का फॉर्मूला निकल गया था, कितना निकल गया था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये चीज आपकी क्लियर है। यानी कि ये काय के प्रोपोर्शनल है, स्मॉल r के प्रोपोर्शनल है, ये आपको दिख रहा है। चलिए देखिए थोड़ा सा इधर लिख देते हैं अपन, यानी कि E इज इक्वल टू कितना निकल के आया था अपने लिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये कौन सी वाली कंडीशन थी, आउटसाइड वाली थी कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। यानी कि सरफेस के ऊपर क्या रहेगा, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर अपने को कैसा मिल रही थी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी, यानी कि कुछ E इतना अमाउंट का मिल रहा था। मगर जैसे जैसे R के साथ में अगर मैं बढ़ते जाऊंगा तो वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कभी भी इसको 0 लाइन पे टच नहीं करिएगा, क्यों, क्योंकि कभी वो खत्म नहीं होती है, इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। यानी कि कुछ इस टाइप से आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो ये E वर्सेस ग्राफ है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड, तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये चीज समझ में आ गई आपको, ये जो था अपना टोटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो है, और ये वाला जो कर्व किसको फॉलो कर रहा है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर को, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है, ठीक है। मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट बताए रखे, तो सब पूरा उसी के ऊपर बेस्ड है। अगला अपन बात करेंगे सॉलिड स्फीयर से, तो मैं हट जाता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम बात करेंगे अब अपना सेकंड केस की, यानी कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जिसके वो नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि इसका मतलब क्या है, उसके जो पूरा आपकी जो बॉल है उसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, यानी कि उसका जो टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप हेडिंग देख सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, यानी कि चार्ज स्प्रेड्स
थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि जो स्फीयर है उसके पूरे वॉल्यूम में क्या हुआ, चार्ज बराबर। एक फुटबॉल लीजिए, थोड़ा सा छेद कीजिए, इंजेक्शन से पानी से पूरा भर दीजिए, यानी कि वो जो बॉल होगी आपकी कैसी होगी, नॉन कंडक्टिंग, वो पानी को ऐसे चार्ज कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, ये एग्जांपल आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसा करिएगा मत, फुटबॉल खराब हो जाएगी आपकी। इधर देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, इसके अंदर भी दो कंडीशन लेंगे अपन, एक इनसाइड वाली और एक आउटसाइड वाली। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अपन एक स्फीयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैं स्फीयर बना ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरा एक स्फीयर हो चुका है। ठीक, अब ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, बहुत सारा चार्ज दे देते हैं। ठीक है, प्लस 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 ही चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी रहती है तो पॉजिटिव चार्ज ही लेना चाहिए। नेगेटिव भी ले सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये चार्ज हो गया अपना, ये सेंटर ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अपना चार्ज हो गया, ये हो गया नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए अब इसका रेडियस बना लेते हैं अपन, तो थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, यहाँ पर रेडियस ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। ये रेडियस हो गया इसका क्या, कैपिटल आर, इसे आपको दिख ही रही होगी। ठीक है, ये हो गया अपना रेडियस इसका कैपिटल आर। अब ये जो एरो है ये आर को शो कर रहा है। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए, अब इसके वॉल्यूम के अंदर क्या है, टोटल चार्ज, वो चार्ज के साथ बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो वापस से आपके दिमाग में तीन कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यानी कि अब मेरे पास दिमाग में आना चाहिए कि इसके अंदर जो रहेगा डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, डेंसिटी का यूज क्यों करता है आपको मालूम नहीं है, कि एक ऐसी टर्म मिल जाए जो अपने को एक एग्जैक्ट वैल्यू दे सके। ठीक है, और डेंसिटी जो रहती है कांस्टेंट रहती है, यानी कि इसके अंदर अगर मैं एक बात करूं, आपके पास एक समुद्र है, समुद्र की डेंसिटी निकाली 1000 निकल गई, मतलब पानी की बात कर रहे हैं अपन। अब उस समुद्र में से एक मग्गा पानी ले लिया आपने, तो क्या उसकी डेंसिटी कम हो गई समुद्र की? क्या इस मग्गे की डेंसिटी कम हो गई अगर निकाल लिया तो? नहीं हुआ ना, इसलिए अपन डेंसिटी का यूज करते हैं। यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना है अपने को नहीं पता, तो अपने को एक एग्जैक्ट फिगर मिल जाए, इसलिए अपन डेंसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब अपन क्या करते हैं, आउटसाइड वाली कंडीशन की बात करते हैं। उससे पहले अपन ने डिस्कस कर रहे थे अच्छा डेंसिटी से रिलेटेड। तो ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं अपना कॉन्सेप्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर जैसी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इसका सिंबल होता है रो। रो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आ जाएगा क्यू, जो टोटल रहेगा, अपन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं, फिर आगे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को क्या बोलते हैं अपन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस वाले स्फीयर का, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये होता है क्या, नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम था इसलिए क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, चलिए तो यहां से अगर मैं क्यू की बात करूं, तो इस रिलेटेड, इस स्फीयर से रिलेटेड जो क्यू रहेगा उसके लिए क्या जाएगा, रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब इतना डिस्कशन कर चुके हैं अपन, ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब यहां देखिए, अपन क्या लेते हैं, पहली कंडीशन कौन सा लेते हैं, आउटसाइड वाले लेते हैं। तो फॉर आउटसाइड कंडीशन, आउटसाइड कंडीशन के लिए क्या रहेगा कि अपना जो कैपिटल आर रहेगा, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं अपन कि स्मॉल आर जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा कैपिटल आर से। यही कंडीशन होती है ना आउटसाइड की। तो अब क्या करते हैं अपन, इससे जाते हैं अपन कुछ डिस्टेंस दूर। कितने डिस्टेंस दूर गए, आर डिस्टेंस दूर गए, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं अपन इसको यहाँ पर। अब इसके आसपास क्या बनाते हैं अपन, एक स्फीयर बनाते हैं। चलिए देखिए, चलिए ये अपना स्फीयर बन चुका है, यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा थिक हो चुका है, इसको थोड़ा सा थिन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए परफेक्ट। चलिए एक नंबर बना अपना। इधर देखिए, ये हो गया। अब ये जो मैंने आर्क बनाया, ये क्या अपनी गॉसियन सरफेस है। तो अपने को क्या करना है, अब अपने को पता है कि इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी वो कुछ ऐसी बाहर की तरफ निकलती जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं अपन। इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगी इसी बाहर की तरफ रहेगी। यहाँ से अगर बात करो तो कुछ ऊपर की तरफ रहेगी, इधर से बात करो तो कुछ इधर की तरफ रहेगी, यानी कि चारों तरफ क्या रहेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अब अपन डायरेक्ट बेसिक बातें करते हैं। ये आप इतने अच्छे से पढ़ चुके हो तो आपको आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैंने आपको जितना भी पढ़ाया पूरा सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया है और आपको एक एक पॉइंट लिखाइए। अगर आप इस नोट्स को खाली एक बार पढ़ के अगर आप एग्जाम देने चले जाते हो अच्छे प्रॉपर वे में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में, तो आप पूरी क्लास से हाईएस्ट नंबर में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इधर देखिए, अब यहाँ क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता चल गई। अब ये देखिए बहुत सारा चार्ज है, तो बहुत सारे चार्ज की वजह से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो अपन सारी तो एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस के ऊपर छोटा सा सरफेस एरिया ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या करा, एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया इस गॉसियन सरफेस के ऊपर। ठीक, एरिया लिया। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, और इसका एरिया वेक्टर छोटा सा होगा, तो यहाँ मैंने डीए लिख दिया। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसकी थ्योरी हल्की से लिखना चाहे तो क्या बोल सकते हो, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑन व्हिच वी कट अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया, देन वी फाइंड द फ्लक्स व्हिच इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दिस स्मॉल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात क्या करेंगे, अब इससे रिलेटेड फ्लक्स की बात करेंगे। तो फ्लक्स
रिलेटेड टू डीए, जो सरफेस एरिया है उससे रिलेटेड जो फ्लक्स रहेगा उसकी बात अपन करेंगे। तो उससे रिलेटेड फ्लक्स क्या हो जाएगा अपने को पता ही है क्या, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना है वहां पे 0 डिग्री, तो यहाँ 0 ले लेता हूँ। 0 क्यों बोलते हैं आपको पता ही है, अपन डिस्कस कर ही चुके हैं बार बार कि ई की डायरेक्शन भी यही है, डीए की डायरेक्शन भी यही है, दोनों जब एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि थीटा हो जाएगा अपना 0 डिग्री। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं फाई, देखिए मैंने डिफाइन ही लिया, डायरेक्ट मैंने ले लिया क्योंकि इधर की तरफ इंटीग्रेशन कर चुका हूँ मैं। अब ई मेरा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंदर क्या बचेगा डी है, ये चीज आपकी क्लियर है। अब ये जो फाई है, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ क्या बाय गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ क्या बोलता है अपना कि ये जो फाई रहेगा वो क्या रहेगा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट रहेगा, यही बोल के क्या था अपना गॉस लॉ, अपन प्रूव भी कर चुके। अब ये ई, अब छोटे छोटे एरिया मिलके में क्या बना देंगे, बड़ा एरिया बना देंगे, ये चीज होगी आपकी क्लियर, ठीक है। अब एरिया ये वाला जो है, ये कौन सा एरिया है, गॉसियन सरफेस वाला एरिया है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, यहां मैं लिख देता हूं गॉसियन सरफेस, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब क्यू इनसाइड को क्या मैं लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं कि रो इनटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ई लिख देते हैं अपन। और एरिया की बात करूं तो एरिया किसकी बात करें, गॉसियन सरफेस की, तो गॉसियन सरफेस के लिए भी एरिया कितना हो जाएगा, आप सरफेस एरिया की बात कर रहे हो तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं ये क्या था अपना वॉल्यूम था। इसके लिए जो सरफेस एरिया की कंडीशन आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आ रहा है, और ये तो वॉल्यूम था ना, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी वहां पे, ठीक है क्लियर है। चलिए आगे देखिए, कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट तो रहा है। यहाँ पर क्या कट रहा है, देखिए ये 4 से ये वाला 4 कट सकता है, ये पाई से ये वाला पाई भी कट सकता है। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है यहाँ पर, वो कितनी निकल के, ई मेरे पास निकल के आ जाएगा रो, ठीक है, अपॉन में क्या लिख सकते हैं अपन 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना हो जाएगा आर क्यूब अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इस पर्टिकुलर सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड, ठीक है। ये चीज आपको दिख रही है, हाँ जी आपको दिख रही होगी, ठीक है। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि अगर जो टोटल चार्ज है अपना, ठीक है, चलिए कुछ गड़बड़ करी क्या अपनों ने, नहीं 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 बिल्कुल सही है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ सही है। चलिए ये चीज आपकी क्लियर हो गई है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। आउटसाइड कंडीशन के लिए इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी रहेगी। अगर मैं बात करूं द टोटल इनसाइड चार्ज इज कैपिटल क्यू, अगर टोटल इनसाइड चार्ज अगर कैपिटल क्यू हो तो क्या अपन लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाली कंडीशन, ये वाली यहां क्या लिखेंगे ई, और सरफेस एरिया कितना रहेगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो कितनी आ जाएगी मेरे पास में, ये इधर जाएगा तो इसे लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको देखा देखा सा लग रहा है, यानी कि ऐसा फील हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी बिल्कुल एक पॉइंट सेंटर पे, ये जितना भी चार्ज है ये कंसंट्रेटेड है इस पर्टिकुलर सेंटर के ऊपर। देखिए जो फॉर्मूला ये ऐसा ही दिख रहा है, E इज इक्वल टू के क्यू ओपन में आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने किसी पॉइंट चार्ज से रिलेटेड निकाल दी कि नहीं, कोई पॉइंट चार्ज रखो, इससे आर डिस्टेंस दूर पे जाओ, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसका फॉर्मूला होता है। तो और ये इसके लिए भी सेम फॉर्मूला निकल गया, यानी कि ये जो चार्ज है जो पूरे स्फीयर में भरा हुआ है, ये कैसा फील हो रहा है, ये ऐसा फील हो रहा है कि जितना भी चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये था अपना क्या कि किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर आउटसाइड पर्टिकुलर आर डिस्टेंस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, तो कुछ इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। मैं थोड़ा लड़ जाता हूं, आप इसका नोट कर लीजिए, फिर अपन कंडीशन देखते हैं इनसाइड वाली कंडीशन, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस। चलिए दोस्तों, तो अपन टॉपिक लेते हैं इनसाइड कंडीशन वाला, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हल्का सा अपना माइंड यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, है ना, बिल्कुल माइन्यूट सा। इधर देखिए, एक अपने ने स्फीयर लिया, वही स्फीयर था कैपिटल आर वाला, जिसके अंदर क्या है वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर की तरफ एक गॉसियन सरफेस बना दी, कितने डिस्टेंस के ऊपर, आर डिस्टेंस के ऊपर। अब मुझे क्या निकालना है, इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ये मुझे निकालना है। अब मैंने देखा क्या पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, तो जैसे दिमाग में आ गया मेरे क्या आना चाहिए, वॉल्यूम देखा तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर मैं वापस से क्या लेता हूँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोलेंगे यार सर अभी तो निकाली थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो देखिए इसके लिए क्या हल्का सा फर्क रहता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है
Q अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि चार्ज पर यूनिट में वॉल्यूम। ठीक है ना। अब डेंसिटी निकालनी मुझे किस लिए निकालनी, गॉसियन सरफेस से रिलेटेड निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसके रिलेटेड ही अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूं वॉल्यूम, इसको रो से रिप्रेजेंट करा, यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, Q इनसाइड, और अपन में क्या आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन से स्फीयर का आएगा अब यहाँ पर, अब यहाँ पर इस वाले स्फीयर का नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो किसकी वजह से निकलेगी। अब देखिए गॉसियन सरफेस मैंने अंदर बनी, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इतना सी चार्ज है, बाहर वाले चार्ज को भूल जाओ। अभी गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उन चार्ज की वजह से ही खाली क्या रहेगी, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ठीक है, तो जो Q इनसाइड रहेगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Q इनसाइड किसके अंदर है, इस वाले स्फीयर के अंदर है ना, तो अपने को उसी का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड जो वॉल्यूम हो जाएगा कितना हो जाएगा 4/3 पाई। अब स्मॉल r का Q आएगा, कैपिटल R क्यों नहीं आया, ये चीज समझ में आ गई आपको, क्योंकि जो Q है आपका वो इनसाइड है, इस स्फीयर के इनसाइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस स्फीयर से रिलेटेड निकलेगी, बाहर वाले की तरफ से नहीं निकालना चाहते अभी अपन। ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस वाला जो अभी करा था आउटसाइड वाला, उसको एक बार आप ध्यान से देखिए, फिर मैं जो अभी बात कर रहा हूं इसको आप रिपीट जब सुनेंगे तो आपको ये चीज क्लियर होगी। क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है खाली इतने से पोर्शन की वजह से अपन निकालना चाहते हैं, इसलिए यहाँ जो वॉल्यूम आया कितना आया 4/3 पाई स्मॉल r का Q। ये चीज क्लियर होगी। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, वापस से क्या करना है, बहुत सारा चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, छोटा सा एलिमेंट कट कर दो। तो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट कट कर दिया छोटा सा। अब इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बाहर होगी और इसका एरिया वेक्टर भी ऐसी कुछ छोटा सा बाहर की तरफ होगा, और थीटा इन दोनों के बीच में कितना होगा 0 डिग्री। ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके। तो अब यहाँ अगर मैं बात करूँ फ्लक्स की, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा d phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA cos 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर अपन इंटीग्रेशन इधर भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा phi टोटल। ठीक है, E को बाहर ले लेते हैं अपन, यहाँ कितना आ जाएगा dA, तो फाई टोटल इज इक्वल टू E डॉट A। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इधर देखिए फाई टोटल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, Q इनसाइड, यानी कि Q इनसाइड, ठीक है, अपॉन में क्या जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये चीज क्लियर है। E अब ये वाला जो एरिया है ये भी किससे रिलेटेड एरिया है, गॉसियन सरफेस वाला आएगा। यहाँ पर भी कौन सा आएगा, गॉसियन सरफेस वाला, क्योंकि ये जो फ्लक्स रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, गॉसियन सरफेस से रिलेटेड है ना, तो ये फॉर्मूले के अंदर सारी चीजें गॉसियन सरफेस से रिलेटेड होगी। तो यहाँ गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब एरिया हो रहा है, तो सरफेस एरिया है ये जो चीज थी वो वॉल्यूम थी, ये एरिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला का ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात हो रही है एरिया की, वहां बात हो रही है वॉल्यूम की। वहां पर स्मॉल r क्यों आया ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है कि अपन इसके अंदर वाले चार्ज की बात कर रहे हैं, इसलिए उसकी चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर स्मॉल r किस लिए आया, क्योंकि गॉसियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स की बात हो रही है। क्लियर है, आई होप आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब अगर मैं बात करूं Q इनसाइड को, तो क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ लिखूं मैं Q इनसाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो यही वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो कितनी हो जाएगी, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का E और डॉट 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कुछ कट पिट रहा तो काट देते हैं अपन। क्या कट रहा देखिए, 4 से ये 4 कट गया, इस पाई से ये पाई कट गया, ये 2r थे, 2r से 3 कट गया, तो 1r यहाँ बचा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर निकल के आई वो कितनी निकल के आई अपने पास में, रो इंटू r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी जब आप इनसाइड की बात कर रहे हो। ठीक है, यहां से एक और चीज आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के, यानी कि स्मॉल r जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, देखिए ये स्मॉल r इतना बड़ा था तो इतना सा चार्ज अंदर था, थोड़ा और बड़ा कर दो थोड़ा और चार्ज अंदर आ जाएगा, थोड़ा और चार्ज अंदर आया यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। चलिए आगे बात करते हैं अपन, क्या डिस्कशन करते हैं कि अगर टोटल चार्ज जो रहेगा अगर वो क्यू रहेगा तो उससे रिलेटेड जो फ्लक्स रहेगा वो किस टाइप से रहेगा। ठीक है, चलिए यहां अगर मैं बात करूं, इफ टोटल इनसाइड चार्ज इज क्यू। अब यहां क्या बात करिए अपने, जो टोटल इनसाइड चार्ज है अपने पास में क्या है, क्यू है। ये चीज आपको समझ में आ गई है। चलिए आगे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। चलिए इसको ऐसा ही लिखते हैं अपन, थोड़ा सा अच्छे वे में लिखते हैं। सपोज टोटल चार्ज इन स्फीयर इज क्यू। टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। अपना फॉर्मूला कैसा निकल गया, ये वाला निकल गया। ये चीज क्लियर है। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं
चलिए पहले इस फॉर्मूले के अंदर लिख लेते हैं अपन, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज आपको क्लियर है? ठीक है, टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं अपन। टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ पर स्मॉल आर क्यूब आएगा? नहीं, क्योंकि पूरे स्फीयर की अगर मैं बात करूं, पूरे स्फीयर की बात करूं तो टोटल चार्ज कहां तक है? आर तक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? सपोज द टोटल चार्ज इन द स्फीयर इज क्यूब। ठीक है, टोटल चार्ज की बात करिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल चार्ज तो पूरा क्यूब भरा हुआ है ना, पूरे स्फीयर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अभी तक अपने जितना भी डिस्कशन करा था उसके अंदर ऐसे टोटल चार्ज से रिलेटेड बात करी थी। तो टोटल चार्ज का मतलब यही होता है कि उस पर्टिकुलर चार्ज कितना है उस स्फीयर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। ये चीज आपको समझ में आ गई, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर का क्यूब। अब अपने जो फॉर्मूला था कुछ इस टाइप से ये लिखा हुआ था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर रो था, रो की जगह मैं क्या लिखता हूँ? क्यू अपॉन में 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू स्मॉल आर, यहाँ चल ही रहा था, फिर इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज आपको सभी को क्लियर है? ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर होने के बाद में अब जो ई इनसाइड रहेगा अपना, चलिए हम इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। जो ई इनसाइड रहेगा आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो ई इनसाइड रहेगा अपन एग्जैक्ट फिगर लिख लेते हैं, तो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू आर अपॉन में कैपिटल आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब, सॉरी कैपिटल आर का क्यूब। ये चीज आपको समझ में आई? अब इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे ये ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अपन अब बात कर लेते हैं ग्राफ की। ठीक है, ए वर्सेस ग्राफ, इनसाइड और आउटसाइड के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, जैसे कि अपने निकाला था, अगर मैं बात करूं कौन सी कंडीशन के लिए? इनसाइड वाली कंडीशन के लिए जो ई जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर के, और आउटसाइड कंडीशन के लिए ई जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/r² के। तो यहाँ से एक चीज अपने को समझ में आ गई कि स्फीयर के सेंटर से अगर आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे सरफेस पे पहुंचे वहां पर मैक्सिमम मिलेगी, और जैसे ही सरफेस से बाहर गए धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लग जाएगी? डाउन होने लग जाएगी। ठीक है, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहे अपन तो ऐसा अपन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बनाया स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसके सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कंडीशन रहेगी इनसाइड वाली अपनी, और ये जो सरफेस की कंडीशन रहेगी अपनी रहेगी आउटसाइड वाली। ये चीज आपकी क्लियर है? ठीक है, चलिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ई मैक्सिमम वाला। ठीक, अब देखिए जीरो पे क्या थी? कुछ जीरो रही होगी। ठीक है, पॉइंट पे तो जीरो रही होगी ना, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता गया तो ये कुछ ऐसे 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 इंक्रीज होता गया, और ये कुछ यहाँ तक बढ़ा, तो अपन ई मैक्सिमम को यहाँ पर ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ई मैक्सिमम सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, ई सरफेस ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा अपना ई सरफेस के ऊपर मैक्सिमम रहेगी अपनी। क्लियर? अब जैसे ये जो प्रोपोर्शनल था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? आर के, तो ये कैसा कैसा आया? एक लीनियर लाइन है। अब अगला जो है वो कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r², धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होती जाएगी। अब ये कर्व में आया, क्यों? क्योंकि जो ये है 1/r² की क्या है? प्रोपोर्शनल है 1/r² के। कैसा साइन आएगा? कुछ इस टाइप से साइन आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता रहेगा, नहीं मुड़ेगा, ऐसा बिल्कुल सीधा जाता रहेगा। ठीक है, तो ये था ग्राफ किससे रिलेटेड? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर होता है वो सम अप होता है। क्लियर? आई होप आपको जो ये पूरी सीरीज रही होगी समझ में आई होगी अच्छी तरीके से, और आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग में आएगा कि व्हाट इज चार्ज। ठीक है, हाउ कैन वी डील विद द चार्ज, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यू रखना है ये सारी चीजें तो आप हमारे फर्दर लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं, और सारे आपको इसी टॉपिक्स और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, यू कैन नोट डाउन दिस।